Namaste students. Dear students, in the previous chapter we have studied about Constituent Assembly. That assembly made the constitution for India and we were adopted on 26 January 1950. Dear student, many provisions included in the constitution so that every people of India may live a happy life. पिछला जो चैप्टर पढ़ा हम लोगों ने उसमें क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया। अब उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस लाए गए जिससे हम लोग एक लग्जरी लाइफ लिव कर सकें। डियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट स्पेशली फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हिंदी में कह सकते हैं फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटी मतलब मौलिक कर्तव्य, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट मीन्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन सब चीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, इट इज द फर्स्ट पार्ट of this chapter. First of all, we will study about fundamental right, और fundamental right में भी हम लोग पूरा डिटेल में एक एक फंडामेंटल राइट्स को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा सा फंडामेंटल राइट के बारे में बताना चाहेंगे आपको कि फंडामेंटल राइट्स आर द गारंटीज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ एवरी पीपल ऑफ इंडिया। ये एक प्रकार के गारंटीज होते हैं जो पीपल के सेटिस्फैक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं। डियर स्टूडेंट, इट इज डिस्क्राइब इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर वेयर 7 फंडामेंटल राइट्स इन द बिगिनिंग। इसमें यह जो फंडामेंटल राइट है यह संविधान के भाग 3 में आपको पढ़ाते से इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था कि टोटल नंबर ऑफ जो पार्ट हैं वो है 22 भाग हैं, जिसमें से तीसरे नंबर में जो है कि फंडामेंटल राइट को डिस्क्राइब किया गया है। इट शुड बी आल्सो क्लियर दैट इन द बिगिनिंग देयर वेयर 7 फंडामेंटल राइट्स। उस समय जो है 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन बाय द 44th अमेंडमेंट इन 1978, 44th amendment in 1978 removed the right to property। उसने क्या किया, 1978 में एक संविधान संशोधन हुआ जिसको 44वां संविधान संशोधन कहा जाता है। उसके द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के अधिकार को बाहर कर दिया गया, और प्रेजेंट टाइम में द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर ओनली 6। और इसमें देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स की संख्या कितनी है, मात्र 6 है। These fundamental rights described in the article number 14 to 32। ये सब के सब जो 6 फंडामेंटल राइट हैं, पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 के बीच में डिस्क्राइब किए गए हैं। डियर स्टूडेंट, जानकारी के लिए यह भी याद रखिए कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है यानी कि संपत्ति का जो अधिकार है, that was described in article 19(1) and article number 31। पहले आर्टिकल 19(1) और आर्टिकल नंबर 31 में डिस्क्राइब किया गया था, बट नाउ इट इज इन द आर्टिकल नंबर 300। लेकिन इसमें वो किस में है, आर्टिकल नंबर 300 में है एज ए लीगल राइट। अब वह क्या राइट बन गया, वो लीगल राइट बन गया है, वो एकमात्र विधिक अधिकार रह गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं रह गया है। डियर स्टूडेंट, इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द राइट टू इक्वलिटी, यानी कि जिसे हम बोलते हैं समानता का अधिकार, इसको हम लोग देखेंगे। दिस राइट टू इक्वलिटी इट इज डिस्क्राइब इन आर्टिकल 14 to 18। यह आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में डिस्क्राइब किया गया है। एंड दिस राइट प्रोवाइड इक्वलिटी इन 5 मैटर्स। 5 मामलों में इससे जो है कि हमको इक्वलिटी दिया गया है। 5 मामले कौन कौन से हैं, अकॉर्डिंग टू देयर आर्टिकल्स वी विल सी
each of them. फर्स्ट है राइट इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि सबसे पहले है इक्वलिटी बिफोर लॉ। उसके भी पहले मैं आपको एक सुविधा के लिए कुछ ट्रिक्स भी बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे एक ट्रिक लिखा हुआ है, विधि धर्म लिंग अवसर अस उपा। अगर हिंदी में इन पांचों के क्रम को याद करना रहे 14, 15, 16, 17, 18, तो यह विधि यानी कि विधि के समक्ष समानता, धर्मलिंग यह लिखा हुआ है यानी कि धर्मलिंग जाति के स्थान के समाज के नाम पे समानता, फिर है अवसर अवसर की समानता, फिर अस का मतलब होता है अस्पृश्यता का अंत, उपा का मतलब होता है उपाधियों का अंत। अगर हिंदी में याद करना रखना है तो, नहीं तो इंग्लिश में याद रखना है तो उसको ध्यान से सुनिए। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ दैट मीन्स कानून के समक्ष समानता। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू आई ऑफ लॉ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया आर equal. Dear student, dear student, in this figure you can see a symbol which represent the equality before law. Dear student, इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत इन आर्टिकल 15 it is described that there will not be any type of discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth, etc. It is described in article number 15. It means discrimination will be prohibited on the basis of धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान जो भी है इन सबके आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। एंड थर्ड Article 16 explain that government will provide equal opportunity to all in the matter of education and or in the matter of public employment. चाहे वो public employment का मामला हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब का मामला हो, गवर्नमेंट सबको एक समान अपॉर्चुनिटी देने का काम करेगी। एंड फोर्थ इज Article 16 it is described about the abolition of untouchability, यानी कि छुआछूत का अंत होगा। It means now no any lower caste is discriminated by the higher caste. इसके द्वारा यह फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा कि कोई भी लोअर कास्ट का व्यक्ति हायर कास्ट के द्वारा डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसके साथ छुआछूत भेदभाव नहीं होगा। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट इज द एबोलिशन ऑफ टाइटल। एबोलिशन ऑफ टाइटल दैट मीन्स उपाधियों का अंत। इट इज डिस्क्राइब इन आर्टिकल नंबर Dear student, second is in Article 15, it is described that there will not be any type of discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth, etc. यानी कि किसी भी आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन विल बी प्रोहिबिट, वो पूरा का पूरा क्या होगा, बंद होगा, समाप्त हो जाएगा, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं होगा। इट इज डिस्क्राइब इन आर्टिकल नंबर 15 एंड आर्टिकल नंबर 16 इट डिस्क्राइब दैट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स आर्टिकल 16 इट एक्सप्लेन दैट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। सबको गवर्नमेंट क्या करेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का काम करेगी, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आइदर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। चाहे वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का फील्ड हो, चाहे एजुकेशन फील्ड हो, किसी भी फील्ड में गवर्नमेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देने का काम करेगी। एंड फोर्थ दैट इज डिस्क्राइब इन आर्टिकल नंबर 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत का अंत। इट मीन्स now no any lower caste is discriminated by the higher caste. अब किसी प्रकार से भी लोअर कास्ट के लोगों को हायर कास्ट के लोगों के द्वारा छुआछूत का भेदभाव नहीं रखा जाएगा। They will not discriminate to the lower castes. And the last is abolition of titles.
यानी कि उपाधियों का अंत। इट इज डिस्क्राइब इन आर्टिकल 18। एबोलिशन ऑफ टाइटिल, उपाधियों का अंत। एबोलिशन ऑफ टाइटिल, इट मीन्स Indian government will not give any title to particular person। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है। गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की उपाधि या टाइटल देने का काम नहीं करेगी। एक्सेप्शन के रूप में गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा कुछ लोगों को जो टाइटल्स दिए जाते हैं उससे किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं होता है। उसको अगर छोड़ दिया जाए तो किसी प्रकार का अदर टाइटल जो है गवर्नमेंट किसी को प्रोवाइड नहीं करेगी। उपाधियों का अंत, स्टूडेंट बताना चाहेंगे कि उपाधियों का अंत जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए लाया गया, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल इसलिए लाया गया क्योंकि 1857 के जो रिवोल्ट हुआ उसके बाद से अंग्रेजों ने भारतीयों में के अंदर डिस्क्रिमिनेशन पैदा करने के लिए कुछ लोगों को उपाधियां दे देते थे, जैसे राय बहादुर की उपाधि, सर्जेंट की उपाधि, इस तरह से उपाधियां देते थे जिससे समाज क्या होता था, सुपीरियर और इंफीरियर जैसे दो वर्गों में बढ़ जाता था। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया, इसी को इरोडिकेट करने के लिए एबोलिशन ऑफ टाइटल डाला गया आर्टिकल नंबर 18 में, ताकि यह जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा करने का जो भाव है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। डियर स्टूडेंट, in the next video again I will teach you the second fundamental right, and that is the right to freedom. Thank you.